Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss polity from the Udan magazine of PW only, IAS. So let's begin. आज हम शासन यानी गवर्नेंस के कुछ ऐसे जरूरी हिस्सों की पड़ताल करेंगे जो संविधान की मूल किताब में तो नहीं लिखे थे, पर जिन्हें कह सकते हैं कानून और जरूरत की कलम से लिखा गया. We are talking about extra constitutional bodies. बिल्कुल. For any UPSC and state PSC aspirant, understanding these bodies, their structure, functions and importance is absolutely critical. हाँ, बहुत ज्यादा. आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन माने CVC, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और भी कई की बॉडीज को गहराई से समझेंगे. बिल्कुल. और ये सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है. मतलब ये वो संस्थाएं हैं जो सरकार को जवाबदेह बनाने, पारदर्शिता लाने और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती हैं. तो आज की चर्चा का मकसद इन संस्थाओं के फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि इनकी कार्यप्रणाली और इनके महत्व को समझना है. तो चलिए शुरुआत उस संस्था से करते हैं जिसकी मांग दशकों तक चली, लोकपाल. हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसकी सिफारिश तो 1966-70 के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ही कर दी थी. हाँ, कर तो दी थी, लेकिन इसे हकीकत बनने में कई साल लग गए. बिल्कुल. और ये एक दिलचस्प तथ्य है कि केंद्र में लोकपाल आने से बहुत पहले महाराष्ट्र 1971 में ही लोकायुक्त नियुक्त करने वाला पहला राज्य बन गया था. अच्छा, तो राज्यों के स्तर पर इसकी जरूरत पहले महसूस की गई. हाँ, बिल्कुल. आखिरकार 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट आया, जिसके तहत लोकपाल केंद्र के लिए और लोकायुक्ता राज्यों के लिए स्टैट्यूटरी बॉडीज बने. मतलब इन्हें संसद के कानून द्वारा बनाया गया है. अब जरा इसकी संरचना को देखते हैं, जो काफी सोची समझी लगती है. जी. ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है ना? हाँ, बिल्कुल. इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्य हो सकते हैं. और इसमें भी एक खास बात है. वो क्या? कि इसमें 50% सदस्य जुडिशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए. अच्छा, जुडिशियल बैकग्राउंड से. और बाकी के सदस्यों के लिए भी कुछ प्रावधान है? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया है. बाकी सदस्यों में से कम 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन में से होने चाहिए. तो ये एक तरह से समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है. बिल्कुल. एक और शर्त है कि चेयरपर्सन या सदस्य की उम्र नियुक्ति के समय कम से कम 45 साल होनी चाहिए, जो अनुभव को महत्व देता है. इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया वो भी काफी मजबूत बनाई गई है. लोकपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं और राज्यों में लोकायुक्ता की गवर्नर करते हैं. हाँ, गवर्नर. और इनका कार्यकाल 5 साल या 70 साल की उम्र तक होता है. तो ये काफी लंबा और सुरक्षित कार्यकाल है. हाँ, और इन्हें हटाना भी आसान नहीं है, जो इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है. ये प्रेसिडेंट को ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं या वही इन्हें हटा सकते हैं, वो भी एक निर्धारित प्रक्रिया के बाद. और सबसे महत्वपूर्ण है सिलेक्शन कमेटी, जिसकी संरचना दिखाती है कि इसे कितना निष्पक्ष बनाने का इरादा था. हाँ, उसमें कौन कौन है? इसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट शामिल होते हैं. मतलब सरकार, विपक्ष और न्यायपालिका तीनों का प्रतिनिधित्व है. बिल्कुल. और लोकपाल को उसके काम में मदद करने के लिए 2 विंग्स भी हैं, एक इंक्वायरी विंग और एक प्रोसिक्यूशन विंग. अच्छा. साथ ही चयन में सहायता के लिए एक सर्च कमेटी भी बनाई जाती है, जिसमें भी 50% सदस्य मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स से होते हैं. तो ये हर स्तर पर समावेशिता सुनिश्चित करने की कोशिश है. क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जुडिशियल मेंबर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना जरूरी है. और नॉन जुडिशियल मेंबर्स के लिए एंटी करप्शन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में 25 साल का लंबा अनुभव चाहिए. और इनके पद का महत्व, चेयरपर्सन की सैलरी CJI के बराबर और सदस्यों की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है. तो अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके काम पर. ये एक एंटी करप्शन वॉचडॉग है. हाँ, और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जिसमें CBI भी शामिल है, के ऊपर सुपरिंटेंडेंस यानी अधीक्षण की शक्ति रखता है. बिल्कुल. इसका मुख्य काम हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना है. और इसका दायरा यानी जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है. द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 देश के अंदर और बाहर दोनों जगह लागू होता है. अच्छा, देश के बाहर भी? हाँ, इसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर्स, MPs, ग्रुप A से D तक के अधिकारी और सरकारी मदद पाने वाले इदारे भी शामिल हैं. इसे एक सिविल कोर्ट की शक्तियां भी दी गई हैं. वैसे ये ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है. इसकी शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई थी. तो लोकपाल भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली एक बड़ी और शक्तिशाली संस्था है, लेकिन हमारे पास पहले से भी कुछ वॉचडॉग बॉडीज हैं. सही कहा. और यहीं पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब CVC और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC जैसी संस्थाएं आती हैं. अक्सर एस्पिरेंट्स इनके बीच कंफ्यूज हो जाते हैं. हाँ, तो चलिए CVC, CIC और राज्यों के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी SIC का एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं. सबसे बड़ा फर्क तो इनके जन्म के आधार में ही है ना? बिल्कुल. CVC का गठन संथानम कमेटी की सिफारिश पर हुआ था और इसे CVC एक्ट 2003 के तहत स्टैट्यूटरी दर्जा मिला. इसका काम है भ्रष्टाचार पर नजर रखना. और CIC और SIC वहीं दूसरी ओर CIC और SIC का जन्म राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से हुआ और इनका काम सूचना के अधिकार को लागू करवाना है. तो एक का फोकस करप्शन पर, दूसरे का ट्रांसपेरेंसी पर. इनकी लीडरशिप में भी कुछ समानताएं और कुछ अंतर हैं.
तीनों के हेड को चीफ कमिश्नर कहते हैं, लेकिन टीम की बनावट अलग है। सीवीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। हाँ, जिसमें चीफ विजिलेंस कमिश्नर के अलावा ज्यादा से ज्यादा 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हो सकते हैं। और सीआईसी और एसआईसी में, जबकि सीआईसी और एसआईसी में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा ज्यादा से ज्यादा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। 10 तक। तो ये दिखाता है कि आरटीआई से जुड़े मामलों का वॉल्यूम कितना ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। अब इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को देखते हैं। सीवीसी की नियुक्ति प्रेसिडेंट एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं, जिसमें पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलएस और यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। और सीआईसी की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन समिति में होम मिनिस्टर की जगह पीएम द्वारा मनोनीत एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा अंतर है। हाँ, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी एसआईसी के लिए यही मॉडल राज्य स्तर पर लागू होता है। नियुक्ति गवर्नर करते हैं और समिति में सीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एसएलए और सीएम द्वारा मनोनीत एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। टर्म के मामले में सीवीसी का कार्यकाल 4 साल या 65 वर्ष की आयु है और वे दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते। लेकिन सीआईसी और एसआईसी के मामले में 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। हाँ, अब इनका कार्यकाल और सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करती है। हालांकि अधिकतम आयु 65 वर्ष है और पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है। इस बदलाव पर काफी बहस भी हुई थी, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन कमीशंस की स्वायत्तता पर असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। बिल्कुल। अब क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सीवीसी और वीसीज आमतौर पर सिविल सर्विसेज के अनुभवी अधिकारी होते हैं, जबकि सीआईसी और एसआईसी के सदस्यों के लिए कानून, टेक्नोलॉजी, सामाजिक सेवा या मीडिया जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता मांगी जाती है, जो इनके काम की विविध प्रकृति को दर्शाता है। एक शर्त ये भी है कि वे एमपी या लेजिस्लेटर नहीं हो सकते। इनके इस्तीफे और हटाने की प्रक्रिया भी इनके पद की गंभीरता को दिखाती है। सीवीसी और सीआईसी अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं और एसआईसी वो गवर्नर को। हाँ, और इन्हें दिवालियापन या नैतिक पतन जैसे आधारों पर प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। लेकिन अगर मामला मिसबिहेवियर का है तो पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच जरूरी है। बिल्कुल। अब इनके फंक्शंस को देखें तो सीवीसी का मुख्य काम भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई की निगरानी करना है। ये सरकार को सलाह देता है और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत शिकायतें भी सुनता है। अच्छा, ये विसल ब्लोअर की पहचान की भी रक्षा करता है। हाँ, और झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान भी करता है। दूसरी ओर सीआईसी और एसआईसी का काम पूरी तरह से सूचना के अधिकार से जुड़ा है। अगर किसी को समय पर जानकारी नहीं मिलती या गलत जानकारी मिलती है तो वे यहाँ शिकायत कर सकते हैं। और इनके पास सुओ मोटो जांच की शक्ति भी है, मतलब वे खुद किसी मामले का संज्ञान ले सकते हैं। और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं और अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। हाँ, तो एडिशनल पॉइंट्स में सीवीसी के पास सिविल कोड की शक्तियां हैं और इसका अधिकार क्षेत्र ऑल इंडिया सर्विसेज और केंद्र सरकार के ग्रुप ए अधिकारियों तक है। और सीआईसी और एसआईसी की सबसे बड़ी शक्ति आरटीआई उल्लंघन के लिए दंड लगाने की है। बिल्कुल। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अभी हम इंफॉर्मेशन कमीशंस की बात कर ही रहे थे और हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस का जिक्र है, अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का। हाँ, ये केस दिखाता है कि इन संस्थाओं का होना ही काफी नहीं है, इनका काम करना भी जरूरी है। बिल्कुल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी बताया। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इंफॉर्मेशन कमीशंस में पद खाली पड़े थे। हाँ, और कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि रिक्तियां होने से 1-2 महीने पहले ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। सोचिए, पारदर्शिता के लिए बने आयोग ही अगर खाली पड़े रहेंगे तो आम नागरिक को जानकारी कौन देगा? हाँ, ये लोकतंत्र के कामकाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोर्ट का ये फैसला इन संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करता है। चलिए अब उस एजेंसी की बात करते हैं जिसका नाम हम अक्सर सुनते हैं और जिसका सीवीसी से गहरा नाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई। सीवीसी तो सीबीआई के काम पर निगरानी रखता है, पर ये सीबीआई है क्या, जिसे अक्सर केज्ड पैरेट भी कहा गया? हाँ बिल्कुल। तो ये एजेंसी बनी कैसे और काम कैसे करती है? देखिए, सीबीआई की स्थापना 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन द्वारा की गई थी और इसकी सिफारिश भी संथनम कमेटी ने ही की थी। अच्छा, संथनम कमेटी ने? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि सीबीआई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे अपनी शक्तियां किसी सीबीआई एक्ट से नहीं बल्कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से मिलती हैं। यह बहुत जरूरी पॉइंट है। तो आज ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में काम करती है। बिल्कुल। इसके प्रमुख डायरेक्टर होते हैं और इनकी टीम में जॉइंट डायरेक्टर्स से लेकर फोरेंसिक साइंटिस्ट्स और लॉ ऑफिसर्स तक शामिल होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लोकपाल एक्ट 2013 ने सीबीआई के अंदर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी बनाया, जिसके प्रमुख को सीवीसी की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो ये सीवीसी और सीबीआई के बीच के लिंक को और मजबूत करता है। हाँ, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति भी एक हाई पावर्ड कमेटी करती है, जिसमें पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलएस और सीजेआई या उनके द्वारा नामित एससी जज होते हैं। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि डायरेक्टर की नियुक्ति में राजनीतिक दखलंदाजी
अंदाजी कम से कम हो और अगर कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता सदस्य बन जाता है। ठीक है। डायरेक्टर का कार्यकाल सीवीसी एक्ट 2003 के तहत 2 साल के लिए निश्चित है, जिसे अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके मुख्य काम क्या है? भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर संगठित अपराधों की जांच करना। इसके अलावा ये इंटरपोल के लिए भारत की नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करती है और सीवीसी व लोकपाल को जांच में सहायता करती है। तो इसका दायरा बहुत व्यापक है। लेकिन सीबीआई को लेकर सबसे बड़ा और विवादास्पद मुद्दा राज्यों की सहमति का होता है। हाँ, जनरल कंसेंट। हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि किसी राज्य ने सीबीआई जांच के लिए जनरल कंसेंट वापस ले ली। ये जनरल और स्पेसिफिक कंसेंट का मामला क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। देखें, जनरल कंसेंट एक तरह की स्थायी अनुमति है जो राज्य सरकार सीबीआई को देती है। किस लिए? ताकि वो उस राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच बिना किसी रोक टोक के कर सके। अच्छा, और अगर कोई राज्य ये जनरल कंसेंट वापस ले ले तो सीबीआई को हर एक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अलग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे स्पेसिफिक कंसेंट कहते हैं। डीएसपीए एक्ट का सेक्शन 6 राज्य को ये अधिकार देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल कंसेंट वापस लेना सीबीआई के कामकाज में एक बड़ी बाधा बन सकता है। हाँ, और ये अक्सर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक तनाव का एक बड़ा कारण बनता है। सीबीआई तो कई तरह के अपराधों की जांच करती है, लेकिन 2008 के मुंबई हमलों के बाद हमें एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो सिर्फ आतंकवाद से जुड़े मामलों पर फोकस करे। हाँ, और यहीं से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का जन्म हुआ। बिल्कुल। एनआईए की स्थापना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत की गई थी और 2009 से इसने काम करना शुरू कर दिया। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इसके प्रमुख डायरेक्टर जनरल होते हैं, जिनकी शक्तियां एक राज्य के डीजीपी के बराबर होती हैं। इसका मुख्य काम आतंकवाद से लड़ना है। ये काउंटर टेररिज्म डेटा को इकट्ठा और एनालाइज करती है, एनआईए एक्ट में दिए गए अपराधों की जांच करती है और दूसरी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम करती है। ये टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी यानी टीएफएफसी सेल के जरिए आतंकी फंडिंग और नकली नोटों के नेटवर्क को तोड़ने का भी काम करती है। एनआईए की खासियत इसकी पेशेवर और वैज्ञानिक तरीकों से जांच करना है ताकि मामलों में स्पीडी ट्रायल हो सके। हाँ, और इसका अधिकार क्षेत्र टेरर अटैक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी और साइबर टेररिज्म जैसे मामलों तक फैला हुआ है। और 2019 में एनआईए अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसकी शक्तियों को और बढ़ाया गया है। 2019 में क्या खास बदलाव हुए? इस अमेंडमेंट ने एनआईए का अधिकार क्षेत्र भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के खिलाफ हुए अपराधों तक भी बढ़ा दिया है। अच्छा, भारत से बाहर भी? हाँ, साथ ही एनआईए से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने की भी अनुमति दी है। ये दिखाता है कि आतंकवाद की बदलती प्रकृति से निपटने के लिए एजेंसी को लगातार मजबूत किया जा रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प और थोड़ी विरोधाभासी बात सामने आती है। हमने ट्रांसपेरेंसी की बात की, आरटीआई की बात की, लेकिन सीबीआई खुद आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे से काफी हद तक बाहर है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। सीबीआई को आरटीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल में रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये मोटे तौर पर सार्वजनिक जांच की पहुंच से बाहर है। आप सामान्य तौर पर सीबीआई से सूचना नहीं मांग सकते। तो क्या कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती? सिर्फ भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़े मामलों में ही जानकारी मिल सकती है। अच्छा। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जांच की संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन ये पारदर्शिता पर एक बहस भी खड़ी करता है। बिल्कुल। हमने अब तक क्राइम और करप्शन से लड़ने वाली एजेंसीज की बात की। अब एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती से निपटने वाली संस्थाओं को समझते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। हाँ, भारत में आपदा प्रबंधन का एक संस्थागत ढांचा बनाने की जरूरत कई बड़ी आपदाओं के बाद महसूस की गई। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार इसकी शुरुआत 1999 में बनी हाई पावर्ड कमेटी से हुई और फिर 2001 में गुजरात अर्थक्वेक और 2004 की सुनामी के बाद 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। बिल्कुल, और इसी कानून के तहत नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अथॉरिटीज बनाई गई। और इनका लीडरशिप मॉडल बहुत स्पष्ट है। ये सभी एक्स ऑफिशियो पदों पर आधारित हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उस पद पर होगा वो अपने आप उस संस्था का अध्यक्ष बन जाएगा। हाँ, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हाँ, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएमए के चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। बिल्कुल। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एनडीएमए में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन सहित 9 से ज्यादा सदस्य नहीं होते। और एसडीएमए में? एसडीएमए में 7 सदस्य तक हो सकते हैं और डीडीएमए में जिले के मुख्य अधिकारी जैसे सीईओज, एसपी और चीफ मेडिकल ऑफिसर शामिल होते हैं। इनके काम भी इनके स्तर के हिसाब से बटे हुए हैं। एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाता है, नेशनल प्लान को मंजूरी देता है और राज्यों के लिए दिशा निर्देश तय करता है। वहीं डीडीएमए जमीनी स्तर पर काम करता है। ये जिले के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाता है, कमजोर इलाकों की पहचान करता है, राहत केंद्रों के लिए इमारतों को चिन्हित करता है और योजनाओं को लागू करने की निगरानी भी करता है। एसडीएमए इन दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता है। हाँ। एडिशनल पॉइंट्स में एनडीएमए का लक्ष्य सिर्फ आपदा के बाद राहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन,
प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस यानी रोकथाम, तैयारी और लचीलेपन को हर स्तर पर बढ़ाना है। तो ये आपदा के जोखिमों की पहचान करता है, उन्हें कम करने के लिए टेक्नोलॉजी और पारंपरिक ज्ञान दोनों का उपयोग करता है। बिल्कुल, और योजना प्रक्रियाओं में डिजास्टर मैनेजमेंट को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करता है। सोर्सेज के मुताबिक NHRC और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस दोनों की स्थापना एक ही कानून के तहत हुई है। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। राइट। और दोनों के लीडरशिप में एक खास बात है, NHRC के चेयरपर्सन कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज ही हो सकते हैं। अच्छा। इसी तरह स्टेट लेवल पर SHRC के चेयरपर्सन हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज होते हैं। तो ये प्रावधान इन आयोगों को एक तरह की जुडिशियल सीरियसनेस देता है। हाँ, विश्वसनीयता देता है। हाँ। अब इनकी कंपोजिशन को देखते हैं जो काफी दिलचस्प है। NHRC में चेयरपर्सन के अलावा 5 और मेंबर्स होते हैं। 5 और? हाँ, इनमें एक सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और मानवाधिकारों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखने वाले 3 और लोग होते हैं, जिनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, NHRC में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। अच्छा, वो कितने होते हैं? 7। ये दूसरे राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, SCs, STs, वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। बाप रे, तो ये तो एक तरह की सुपर कमिटी बन जाती है। हाँ, कह सकते हैं, जहाँ मानवाधिकारों से जुड़े हर क्षेत्र की एक्सपर्टीज एक जगह इकट्ठा होती है। इसकी तुलना में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का ढांचा थोड़ा छोटा है। हाँ, काफी छोटा। इसमें चेयरपर्सन के अलावा सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं। और उनकी क्वालिफिकेशन? एक सदस्य हाईकोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज या फिर 7 साल के अनुभव वाले डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और दूसरे को मानवाधिकारों का गहरा ज्ञान होता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कौन और कैसे करता है। ये प्रक्रिया इन आयोगों की ऑटोनॉमी के लिए बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन एक हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश पर, राइट? एग्जैक्टली। और उस कमेटी की संरचना देखिए, उसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। हाँ। और उसमें लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति जरूरी है। हाँ, और SC या HC के किसी सिटिंग जज को नियुक्त करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह भी ली जाती है। यही मॉडल राज्यों में SHRC के लिए भी अपनाया गया है। वहाँ गवर्नर नियुक्ति करते हैं और कमिटी को चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। और उसमें भी स्टेट असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता और राज्य के गृह मंत्री शामिल होते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि इन निकायों को राजनीतिक दखलंदाजी से दूर रखने की कोशिश की गई है। विपक्ष के नेता की मौजूदगी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। नहीं, ये लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करने का एक जरिया है। सही कहा। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं। NHRC और SHRC दोनों में टर्म कितना होता है? दोनों में 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आए। और एक बार नियुक्त होने के बाद उनके कार्यकाल की शर्तों में कोई नुकसानदेह बदलाव नहीं किया जा सकता। हाँ, ताकि वे बिना किसी दबाव के काम कर सकें। और रेजिग्नेशन? NHRC के सदस्य अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को और SHRC के सदस्य गवर्नर को देते हैं। चलिए, अब इनके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? इनका मुख्य काम है मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना। और ये जांच वे या तो किसी की याचिका पर करते हैं या फिर सुओ मोटो यानी अपनी पहल पर भी कर सकते हैं। एक मिनट, ये सुओ मोटू पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि आयोग को किसी की शिकायत का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो अखबार में खबर पढ़कर भी पूरी जांच शुरू कर सकता है। बिल्कुल। यही शक्ति इन्हें एक रिएक्टिव बॉडी होने से बचाकर एक प्रोएक्टिव वॉचडॉग बनाती है। और क्या करते हैं ये? इसके अलावा वे जेलों और हिरासत केंद्रों का दौरा करके वहां के हालात का जायजा लेते हैं। अच्छा। मानवाधिकारों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करते हैं और समाज में ह्यूमन राइट्स लिटरेसी को भी बढ़ावा देते हैं। अपनी जांच के बाद ये केंद्र या राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपते हैं। पावर्स की बात करें तो इनके पास एक सिविल कोड की शक्तियां होती हैं। मतलब ये किसी को भी समन भेजकर बुला सकते हैं, शपथ पर गवाही ले सकते हैं और कोई भी दस्तावेज मंगवा सकते हैं। और जांच के लिए इनके पास अपना स्टाफ होता है और ये किसी भी सरकारी एजेंसी की मदद भी ले सकते हैं। सोर्स में एक और अहम बात का जिक्र है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स। हाँ, ये क्या है? 1993 का एक्ट कहता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए हर जिले में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट स्थापित की जाएगी। और इसे स्थापित कौन करता है? राज्य सरकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से किसी भी सेशंस कोर्ट को ये दर्जा दे सकती है। और इन कोर्ट्स के लिए 7 साल के अनुभव वाले वकील को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। जी हाँ। लेकिन इतनी शक्तियों के बावजूद इनकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लिमिटेशंस। पहले तो इन्हें हटाने की प्रक्रिया बहुत सख्त है। प्रेसिडेंट ही इन्हें हटा सकते हैं, वो भी कुछ खास आधारों पर। जैसे कि अगर वे दिवालिया हो जाएं, कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट करने लगें या किसी अपराध में दोषी पाए जाएं। और अगर मामला दुर्व्यवहार या अक्षमता का हो तो प्रेसिडेंट भी सीधे नहीं हटा सकते। पहले सुप्रीम कोर्ट से जांच करवानी होगी और उसकी सिफारिश के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। ये तो उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। हाँ, लेकिन असली सीमाएं उनके काम करने के तरीके में हैं। जैसे? पहली, आयोग
किसी भी ऐसी घटना की जांच नहीं कर सकता जिसे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया हो। अच्छा, ये एक टाइम लिमिट है और शायद सबसे बड़ी सीमा यह है कि इनकी भूमिका सिर्फ रिकमेंडेटरी यानी सलाहकारी है। बिल्कुल, ये सरकार को सिफारिशें भेज सकते हैं, सजा नहीं दे सकते। सरकार को 1 महीने के भीतर बताना होता है कि उसने क्या कार्रवाई की, लेकिन वो सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। सही कहा। नहीं ये किसी को मुआवजा या कोई और राहत दे सकते हैं। इसीलिए कई बार इन्हें दंतहीन बाघ या पेपर टाइगर भी कहा जाता है। हाँ, ये क्रिटिसिज्म काफी आम है और आर्म्ड फोर्सेस द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में तो इनकी शक्तियां और भी सीमित हैं। वहां क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं और अपनी सिफारिशें दे सकते हैं, बस। तो इन सीमाओं को समझे बिना इन आयोगों का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो हमने देखा कि NHRC मानवाधिकारों का एक ब्रॉड प्रोटेक्टर है, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जिन्हें खास ध्यान और सुरक्षा की जरूरत होती है। हाँ, इसी सोच के साथ कुछ विशेष आयोग बनाए गए हैं, जैसे महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के लिए। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। जरूर। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW। इसकी स्थापना 1990 के एक्ट के तहत हुई। हाँ, फिर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, जो 2005 के एक्ट के तहत 2007 में बना। और ये UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड पर आधारित है। एग्जैक्टली। और तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज NCM, जिसे 1992 के एक्ट के जरिए स्थापित किया गया। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, NCM एक्ट माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन नहीं करता है। नहीं करता। ये केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वो किन्हीं समुदायों को इस एक्ट के तहत अल्पसंख्यक के रूप में नोटिफाई कर सकती है। अब इन आयोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो NCW और NCPCR ये दोनों किस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं? दोनों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आते हैं। और NCM मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। एक नोडल मंत्रालय का होना इनके बजट, कामकाज और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। और NCW के गठन की सिफारिश तो काफी पहले 1974 में कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया ने ही कर दी थी। हाँ, और फिर 1988 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन ने भी। अब देखते हैं कि इन आयोगों में कौन लोग होते हैं। NCW में एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स। हाँ, 5 मेंबर्स, जिन्हें कानून, महिला रोजगार, समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्टीज हासिल होती है। और इसमें यह भी अनिवार्य है कि कम से कम एक सदस्य SC और एक ST समुदाय से हो। मेंबर सेक्रेटरी भी एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट या सिविल सर्वेंट होते हैं। NCPCR की संरचना बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके चेयरपर्सन कोई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बाल कल्याण के लिए असाधारण काम किया हो। हाँ, और उनके साथ 7 मेंबर्स होते हैं जो शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि इनमें कम से कम 2 सदस्यों का महिला होना जरूरी है। बिल्कुल। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं। और ये सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से ही होने चाहिए, जैसा कि एक्ट में लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि हर आयोग की संरचना उसके खास मिशन को दर्शाती है। हाँ, उनमें संबंधित क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाता है ताकि वो अपने काम को प्रभावी ढंग से कर सकें। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक पद नहीं है। राइट, ये एक्सपर्टीज ड्रिवन रोल्स हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट और टर्म की बात करते हैं। इन सभी आयोगों में सदस्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। NCPCR में चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश ली जाती है। कार्यकाल की बात करें तो NCW और NCM में ये 3 साल का होता है। NCPCR में भी कार्यकाल 3 साल है, लेकिन कोई भी सदस्य 2 से ज्यादा कार्यकाल के लिए नहीं रह सकता। उम्र की भी एक सीमा है। NCPCR चेयरपर्सन के लिए 65 ईयर्स और सदस्यों के लिए 60 ईयर्स। हाँ, और इन सभी की सैलरी केंद्र सरकार तय करती है। NCPCR के मामले में एक खास सुरक्षा दी गई है कि नियुक्ति के बाद उनकी सैलरी में कोई हार्मफुल चेंज नहीं किया जा सकता। तो कार्यकाल की सीमा और वेतन की ये सुरक्षा आयोग की ऑटोनॉमी और स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए है। बिल्कुल, ताकि वे बिना किसी डर या लालच के काम कर सके। अब इनके फंक्शंस को समझते हैं। NCW क्या करता है? NCW महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है, नए कानूनों की सिफारिश करता है, शिकायतों पर कार्रवाई की सुविधा देता है और महिला केंद्रित नीतियों पर सरकार को सलाह देता है। और ये जेलों और रिमांड होम का निरीक्षण भी कर सकता है। हाँ, और NCW की एक बहुत ही यूनिक पावर है, फंड लिटिगेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करता है, तो आयोग उस केस को लड़ने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है। वाह, ये तो उन महिलाओं के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है जो न्याय का खर्च नहीं उठा सकती। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब NCPCR की बात करते हैं। इसका काम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों की निगरानी करना, उल्लंघन की जांच करना, रिसर्च को बढ़ावा देना और जुवेनाइल होम्स का निरीक्षण करना है। और NCM का काम? NCM का काम अल्पसंख्यक समुदायों के विकास की प्रोग्रेस का मूल्यांकन करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करना है। ये स्टडीज भी करते हैं और सरकार को पीरियोडिक रिपोर्ट्स देते हैं। पावर्स के मामले में
NCW समितियां बना सकती है और सरकार को प्रमुख नीतिगत मामलों पर उससे कंसल्ट करना चाहिए। और NCM के पास भी सिविल कोड जैसी शक्तियां हैं? NCPCR की शक्तियां और भी खास हैं। उसे अपने एक्ट के अलावा 3 और बहुत महत्वपूर्ण कानूनों के तहत जिम्मेदारियां दी गई हैं। कौन से 3 कानून? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका मतलब है कि बच्चों की शिक्षा, यौन शोषण से सुरक्षा और किशोर न्याय से जुड़े इन लैंडमार्क लॉज के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी NCPCR की है। तो ये उसे सिर्फ एक सलाहकारी निकाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। बिल्कुल। अंत में कुछ एडिशनल पॉइंट्स। NCW के पास आने वाले मामलों में रेप, हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे गंभीर मुद्दे शामिल होते हैं। हाँ। और इसने एक बहुत ही अनोखी पहल की है, पारिवारिक महिला लोक अदालत। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर पारिवारिक विवादों को सुलझाने का काम करती है। ये लोक अदालत के मॉडल पर आधारित है। मतलब तेज और मुफ्त न्याय। एग्जैक्टली। NCPCR की एक सीमा ये है कि वो किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो पहले से किसी राज्य आयोग के पास पेंडिंग हो। हाँ, और बच्चों से जुड़े अपराधों की तेज सुनवाई के लिए चिल्ड्रंस कोर्ट्स की स्थापना का प्रावधान भी 2005 के एक्ट में है। NCM की बात करें तो अभी भारत में कितने नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं? 6। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, ज़ोरोएस्ट्रियंस, जिन्हें 1993 में नोटिफाई किया गया था। और जैन्स, जिन्हें 2014 में जोड़ा गया। करेक्ट। NCM अपनी रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को देता है, जिसे सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ संसद में रखती है, और इन्हें हटाने के ग्राउंड्स भी बाकी आयोगों जैसे ही हैं। तो अभी तक हमने जितने भी निकायों की बात की, वे सब सरकार पर नजर रखने वाले वॉचडॉग्स थे। हाँ, जो अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे निकाय की बात करेंगे जो सरकार के लिए सोचने का काम करता है, एक थिंक टैंक, नीति आयोग। सही ट्रांजिशन है। नीति आयोग, जिसने 2015 में 65 साल पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह ली, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसे यूनियन कैबिनेट के एक रेजोल्यूशन से बनाया गया है। मतलब इसके पीछे कोई पार्लियामेंट्री एक्ट भी नहीं है, अप अप्रोच। हाँ। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के LT गवर्नर्स शामिल होते हैं। हाँ, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करता है। मतलब अगर पुरानी प्लानिंग कमीशन एक सख्त हेडमास्टर की तरह थी जो राज्यों को बताती थी कि क्या करना है और कितना पैसा मिलेगा, हाँ, तो नीति आयोग एक मेंटर या कोच की तरह है जो राज्यों के साथ मिलकर बेस्ट स्ट्रेटजीज बनाता है। और इसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करने की शक्ति नहीं है। नहीं, इसका काम सिर्फ सलाह देना है। ये एक थिंक टैंक है। इसकी संरचना काफी व्यापक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, गवर्निंग काउंसिल के अलावा इसमें रीजनल काउंसिल्स भी हैं जो क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों को देखती हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए गए स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं। इसके डे टू डे काम को वाइस चेयरपर्सन देखते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और उनका पद एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। उनके अलावा फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 तक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी। और एक CEO होता है जो सचिव रैंक का अधिकारी होता है। इसके काम को हम 2 मुख्य हब्स में बांट सकते हैं। हाँ, पहला टीम इंडिया हब, जो केंद्र और राज्यों के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो इसके थिंक टैंक वाले काम को मजबूत करता है, जहां नई नई नीतियां और विचार जन्म लेते हैं। नीति आयोग का शासन 7 पिलर पर आधारित है: प्रो पीपल, प्रोएक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी। और इसके काम का असर हमें कई बड़े इनिशिएटिव्स में दिखता है, जैसे 15 साल का रोड मैप और 7 साल की स्ट्रेटजी बनाना, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाना, अटल इनोवेशन मिशन के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा देना, और राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स जैसे कई इंडेक्स जारी करना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां देश के सबसे पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है अंत्योदया। हाँ, यानी समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ज्यादातर एस्पिरेंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी असल भूमिका क्या है? ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किया है। मतलब इसके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं, सिर्फ सलाह देने की शक्ति है। हाँ, और इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। भारत का पहला लॉ कमीशन तो आजादी से बहुत पहले 1834 में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत बना था। अच्छा। और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे लॉर्ड मैक्योले, वही जिन्होंने भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो कानून सुधार की ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये तो एक दिलचस्प ऐतिहासिक कनेक्शन है। अब इसकी आज की संरचना पर आते हैं। इसे कौन चलाता है? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसका प्रमुख कोई बहुत बड़ा कानूनी ज्ञाता ही होता होगा, शायद कोई रिटायर्ड जज। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। आमतौर पर इसके हेड एक सेवारत या सेवानिवृत्त जज ही होते हैं, या फिर कोई बहुत प्रतिष्ठित लीगल एक्सपर्ट। ओके। लेकिन असली मजा इसकी टीम में है। इसमें फुल टाइम मेंबर्स, एक मेंबर सेक्रेटरी और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ये एक मिली जुली टीम है। और ये मेंबर सेक्रेटरी कौन होते हैं? क्या वो भी जुडिशरी से आते हैं? नहीं, यहाँ एक प्रशासनिक पहलू भी है। मेंबर सेक्रेटरी आमतौर पर इंडियन लीगल सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं,
जिनकी रैंक सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के बराबर होती है। अच्छा, तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी जुड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। और जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वे अलग अलग कानूनी क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद या नामी वकील हो सकते हैं। तो मतलब जुडिशियल विजडम, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और स्पेशलाइज्ड नॉलेज तीनों का संगम है। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। और एक जरूरी सवाल, इनकी सैलरी कहाँ से आती है? इनकी सैलरी भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ये दिखाता है कि ये निकाय सरकार के रोजमर्रा के कामकाज से स्वतंत्र होकर काम कर सके। ओके, लेट्स अनपैक इट्स फंक्शंस। सलाह देना इसका मुख्य काम है, लेकिन ये किस तरह की सलाह देता है? इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला और सबसे बड़ा काम है कानूनों का कंसोलिडेशन और कोडिफिकेशन, यानी बिखरे हुए कानूनों को एक जगह लाना और उन्हें सरल भाषा में संहिताबद्ध करना। और दूसरा, ये पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की समीक्षा करके उन्हें निरस्त करने यानी हटाने की सिफारिश भी करता है। तो ये एक तरह से देश के कानूनी सिस्टम की सफाई का काम भी करता है। बिल्कुल। इसके अलावा ये सरकार को पेचीदा कानूनी और न्यायिक मामलों पर सलाह देता है, दूसरे देशों के कानूनों पर रिसर्च करता है ताकि हम उनसे सीख सके, और नए विधायी उपायों की सिफारिश करने की शक्ति भी रखता है। और इसकी सिफारिशें हवा में नहीं होती। कमीशन गवाहों को बुला सकता है और किसी भी सरकारी विभाग से दस्तावेजों की मांग कर सकता है, ताकि उसकी रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित हो। एग्जैक्टली। और इन रिपोर्ट्स का आखिर में होता क्या है? क्या सरकार इन्हें मानने के लिए बाध्य है? नहीं, इसकी सिफारिशें सलाहकार होती हैं, बाध्यकारी नहीं। फाइनल रिपोर्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को सौंपा जाता है और फिर उन्हें संसद के पटल पर रखा जाता है। अब यहाँ से ये दिलचस्प हो जाता है। हाँ, आज तक कमीशन ने विभिन्न कानूनी मुद्दों पर 289 रिपोर्ट्स प्रस्तुत की हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। 289 रिपोर्ट्स। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनमें से कितनी सिफारिशें हकीकत में कानून बनती हैं। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार इसकी सिफारिशों पर तुरंत कानून नहीं बनता, जैसे कि चुनावी सुधार या मृत्युदंड पर इसकी रिपोर्ट्स ने बहुत बड़ी बहस छेड़ी, लेकिन उन पर विधायी कार्रवाई कम हुई। तो मतलब इसका काम सिर्फ कानून बनवाना नहीं है? नहीं, इसका काम देश के लिए एक नैतिक और कानूनी दिशा दिखाना भी है, भले ही उसकी सलाह को तुरंत न माना जाए। स्वतंत्र भारत का पहला लॉ कमीशन 1955 में MC सेटलवाड की अध्यक्षता में बना था और तब से ये परंपरा जारी है। तो कानून बनाने की सलाह देने वाले निकाय से अब उन पर आते हैं जो कानून की प्रैक्टिस करने वालों को रेगुलेट करते हैं। अ डीप डाइव इनटू बार काउंसिल्स। यहाँ हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI और स्टेट बार काउंसिल्स SBCs की तुलना करेंगे। हाँ, दोनों को एक ही कानून द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत स्थापित किया गया है। BCI राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और SBCs? वहीं हर राज्य के लिए अपनी स्टेट बार काउंसिल होती है और देश में फिलहाल 24 SBCs काम कर रही हैं। इनकी संरचना में मुख्य अंतर क्या है? BCI में कौन लोग होते हैं और SBC में कौन? BCI एक तरह से पूरे देश के वकीलों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो हर स्टेट बार काउंसिल से चुन के आते हैं। अच्छा। साथ ही इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सदस्य भी होते हैं, जो हैं भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। तो BCI में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है और केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारियों का भी। और स्टेट बार काउंसिल्स? स्टेट बार काउंसिल्स की संरचना राज्य में वकीलों की संख्या पर निर्भर करती है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक व्यवस्था है। मतलब? सिद्धांत यह है कि जिस राज्य में जितने ज्यादा वकील उतनी बड़ी काउंसिल। जैसे 5000 से 10,000 वोटर्स पर 15 सदस्य होते हैं और 10,000 से ज्यादा होने पर 20 या कुछ मामलों में 25 सदस्य तक हो सकते हैं। और इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर? राज्य के एडवोकेट जनरल इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, अब इनके फंक्शंस पर आते हैं। BCI का क्या काम है और SBC का क्या? BCI का काम बड़े स्तर का है। ये पूरे देश के वकीलों के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स यानी पेशेवर आचरण के मानक तय करता है। ये सभी SBCs के काम की निगरानी करता है और देश में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देता है। मतलब लॉ की डिग्री कैसी होगी, किस यूनिवर्सिटी को मान्यता देनी है, ये सब BCI तय करता है? हाँ बिल्कुल। वहीं SBC का काम ज्यादा जमीनी है। ये अपने राज्य के वकीलों को एडमिट करता है और उनका रोल यानी एक रजिस्टर बनाए रखता है। और अगर किसी वकील के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उसकी सुनवाई SBC करती है। ये अपने राज्य के वकीलों और बार एसोसिएशनों के अधिकारों और हितों की रक्षा भी करती है। मतलब BCI नियम बनाता है और SBC उन्हें लागू करवाता है और वकीलों का डे टू डे रेगुलेशन करता है। इनके पास क्या कुछ विशेष शक्तियां भी हैं? हाँ, दोनों के पास काफी शक्तियां हैं। BCI के पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं और ये किसी को भी गवाही के लिए बुला सकता है और दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है। अच्छा। ये वकीलों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम्स, लीगल एड और लॉ लाइब्रेरीज के लिए फंड्स एंड ग्रांट्स भी स्थापित कर सकता है। और SBCs? SBCs के पास भी अपने स्तर पर लीगल एजुकेशन और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने की शक्तियां हैं। वो भी कल्याण, कानूनी सहायता और कानून पुस्तकालयों के लिए धन स्थापित कर सकते हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर भारत के लीगल प्रोफेशन को अनुशासित और व्यवस्थित रखते हैं। तो हमने कानून की सलाह देने वाले और कानून की प्रैक्टिस करने वालों को रेगुलेट करने वाले निकायों को समझा, लेकिन
आज की अर्थव्यवस्था में कुछ और भी शक्तिशाली रेगुलेटर्स हैं जो बाजार पर नजर रखते हैं। हाँ, ये दोनों आधुनिक अर्थव्यवस्था के रेफरी की तरह हैं। सीसीआई को कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया था, जबकि ट्राई की स्थापना ट्राई एक्ट 1997 के तहत हुई। और इनकी संरचना? दोनों की संरचना लगभग एक जैसी है। हेड को चेयर कहते हैं, बस सदस्यों की संख्या में मामूली अंतर है। सीसीआई में 5 सदस्य होते हैं, जबकि ट्राई में 6। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द कॉमन पर्सन? इनकी की पावर्स क्या हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? सीसीआई का मुख्य काम है बाजार में फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना। ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक कंपनी इतनी बड़ी न हो जाए कि वो अपनी मनमानी करे और ग्राहकों को लूटे। मतलब ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की जांच करता है। हाँ, जैसे अगर कुछ सीमेंट कंपनियां मिलकर दाम बढ़ाने का फैसला कर लें तो सीसीआई उन पर भारी जुर्माना लगा सकता है। और ट्राई? हम सब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, तो ट्राई की भूमिका तो बहुत सीधी होगी, है ना? बिल्कुल। ट्राई दूरसंचार क्षेत्र यानी टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है। आपकी कॉल ड्रॉप तो नहीं हो रही, मोबाइल डेटा की स्पीड सही है या नहीं। और सबसे जरूरी, मोबाइल कंपनीज आपसे ज्यादा पैसे तो नहीं वसूल रही। एग्जैक्टली, ये सब ट्राई देखता है। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अनुपालन सुनिश्चित करता है और उपभोक्ता हितों को सबसे ऊपर रखता है। तो ये दोनों निकाय सीधे हमारी जेब और हमारे अधिकारों से जुड़े हैं। चलिए, आर्थिक नियामकों से अब हम राष्ट्रीय एकता और विकास की योजना बनाने वाले निकायों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल (NIC) और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल (NDC) की तुलना करेंगे। ये दोनों नाम अक्सर सुने जाते हैं, लेकिन इनके बीच का फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दोनों ही एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, यानी सरकार के आदेश से बनी है, लेकिन इनके उद्देश्य बिल्कुल अलग है। NIC की स्थापना 1961 में हुई थी, जबकि NDC की स्थापना उससे भी पहले 1952 में हो गई थी। इनके उद्देश्यों में क्या फर्क है? NIC का ऑब्जेक्टिव, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। जब भी देश में जाति, धर्म या क्षेत्र को लेकर तनाव बढ़ता है तो NIC की बैठक होती है। और इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हाँ, और इसमें सभी दलों के बड़े नेता, मुख्यमंत्री और समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। इसका फोकस सामाजिक मुद्दों, एकीकरण और सद्भाव पर है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का ऑब्जेक्टिव आर्थिक विकास और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुगम बनाना है। सरल शब्दों में, एक ऐसा मंच जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश के विकास का खाका तैयार करें। इसकी अध्यक्षता भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें सदस्य होते हैं सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और प्लानिंग कमीशन के सदस्य। इसका मुख्य काम 5 ईयर प्लान्स की समीक्षा और उन्हें अंतिम मंजूरी देना था। तो इसका फोकस पूरी तरह से आर्थिक योजना और विकास पर था। बिल्कुल। तो एक का फोकस समाज पर है और दूसरे का अर्थव्यवस्था पर। ये एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। सही। हमने अब तक कानून, योजना और राष्ट्रीय एकता से जुड़े निकायों की बात की, लेकिन शासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जमीनी स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना, खासकर आपात स्थिति में। यहीं पर होमगार्ड्स की भूमिका सामने आती है। बिल्कुल, और होमगार्ड्स का कॉन्सेप्ट भी आज़ादी से ठीक पहले का है। इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी, जब देश में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। अच्छा। उस वक्त पुलिस की सहायता के लिए एक स्वैच्छिक बल के रूप में इसे बनाया गया। बाद में यह अवधारणा इतनी सफल हुई कि कई राज्यों ने इसे अपना लिया। और 1962 के बाद इसकी भूमिका और भी बढ़ गई, है ना? हाँ, 1962 के चीनी आक्रमण के बाद केंद्र सरकार को महसूस हुआ कि हमें एक सहायक बल की जरूरत है। तब सेंटर ने सभी राज्यों को सलाह दी कि वो अपने यहाँ के सभी स्वैच्छिक संगठनों को मिलाकर एक एकीकृत होमगार्ड्स बल बनाएं। इनकी रेजिंग अथॉरिटी कौन है? मतलब इन्हें भर्ती कौन करता है? क्या ये केंद्र सरकार के अधीन है? नहीं, यही इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है जो याद रखना चाहिए। होम गार्ड्स को राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के कानूनों के तहत खड़ा करती हैं। ये सीधे केंद्र सरकार के अधीन नहीं होते, ये एक राज्य का विषय है। और इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? इनके कई रोल्स हैं। पहला है ऑक्सिलरी सपोर्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना। दूसरा है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत और बचाव कार्य में मदद करना। और तीसरा है कम्युनिटी सर्विसेज, जैसे आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में मदद करना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना। हाँ। तो ये पुलिस और समुदाय के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। एकदम सही। UPSC 2023 के संदर्भ में ये भी महत्वपूर्ण है कि वे सोशियो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट के तहत कल्याणकारी गतिविधियों में भी भाग लेते हैं और नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। जब हम होमगार्ड के बारे में सोचते हैं तो मन में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था या किसी मेले में मदद करते हुए स्वयंसेवकों की तस्वीर आती है, लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि इसी कॉन्सेप्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ। Here's where it gets really interesting. एक विशेष विंग भी है, बॉर्डर विंग होमगार्ड्स। हाँ, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड यूनिट है। इसे सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की सहायता के लिए बनाया गया है। इनकी करीब 15 बटालियनें हैं। और इनकी नोडल मिनिस्ट्री? इनकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका पर्पस बहुत साफ है,
सीमा पर घुसपैठ को रोकना और अगर बाहरी आक्रमण होता है तो उस दौरान कमजोर इलाकों की सुरक्षा करना। ये स्थानीय लोग होते हैं जिन्हें इलाके की पूरी जानकारी होती है, इसलिए ये बीएसएफ के लिए आंख और कान का काम करते हैं। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए बात करते हैं हम सबके अधिकारों की एक उपभोक्ता के तौर पर। अब हम कंज्यूमर कमीशंस की चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहले कुछ सामान्य बातें समझ लेते हैं। इन कमीशंस के सदस्यों की अपॉइंटमेंट सरकार द्वारा संबंधित चीफ जस्टिस की सिफारिशों पर की जाती है ताकि इनकी निष्पक्षता बनी रहे। और इनका कार्यकाल? इनका टेन्योर 4 साल का होता है या फिर जब तक वे निर्धारित आयु सीमा तक नहीं पहुंच जाते। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के मामले में नेशनल कमीशन सबसे ऊपर है और वो सभी स्टेट कमीशंस के कामकाज की देखरेख करता है। ठीक है, अब आते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पर, जिसने इस 3-tier रिड्रेसल सिस्टम को स्थापित किया है। चलिए एक एक करके इन तीनों स्तरों को समझते हैं। सबसे निचले स्तर पर है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं। इसका सेटअप राज्य सरकारें हर जिले में करती हैं। और जरूरत पड़ने पर एक जिले में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब कितने तक के मामले ये सुन सकता है? यहाँ एक बदलाव हुआ है जिसे समझना जरूरी है। 2019 के एक्ट के तहत इसकी जुरिस्डिक्शन 1 करोड़ तक के मामलों की थी, लेकिन 2021 में नए नियमों के तहत इसे घटाकर 50 लाख कर दिया गया। अच्छा, तो अब ये 50 लाख तक है। हाँ, इसकी कॉम्पोजिशन में एक प्रेसिडेंट और 2 सदस्य होते हैं। ये जिला मुख्यालय पर काम करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद अगला स्तर है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। हाँ, इसका सेटअप भी राज्य सरकारें ही करती हैं और ये आमतौर पर राज्य की राजधानी में स्थित होता है। इसकी जुरिस्डिक्शन 2019 एक्ट के अनुसार 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच थी, जिसे 2021 के नियमों में बदलकर 50 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है। तो अब इसकी रेंज है 50 लाख से 2 करोड़। करेक्ट। इसकी कॉम्पोजिशन में एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 सदस्य होते हैं। और इसके पास डिस्ट्रिक्ट कमीशन से क्या अतिरिक्त शक्तियां हैं? इसके पास कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त शक्तियां हैं, जैसे ये अनुचित अनुबंधों यानी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स को शून्य घोषित कर सकता है, ये अपने आदेशों की समीक्षा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर शिकायतों को एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकता है। और इस 3-tier सिस्टम के शिखर पर है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। बिल्कुल। इसका सेटअप केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रीय राजधानी में स्थित है। इसकी जुरिस्डिक्शन 2019 एक्ट में 10 करोड़ रुपए से अधिक थी, जो अब 2021 के नियमों के अनुसार 2 करोड़ रुपए से अधिक के सभी मामलों को सुनता है। और इसकी कॉम्पोजिशन? इसकी कॉम्पोजिशन में एक प्रेसिडेंट और 4 से 11 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। और नेशनल कमीशन के फैसले के बाद क्या कोई और रास्ता है? हाँ, अगर कोई पक्ष नेशनल कमीशन के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता को हर स्तर पर न्याय मिल सके। जुरिस्डिक्शन की ये बदलती सीमाएं थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। 2019 का एक्ट कुछ कहता है, 2021 के नियम कुछ और। इसे एक टेबल से समझना शायद आसान होगा। रोड और नेशनल कमीशन के लिए 2 करोड़ से ऊपर। ठीक है, ये तो 2021 के रूल्स हो गए। हाँ, इसकी तुलना अगर हम 2019 एक्ट से करें तो सीमाएं थीं डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ तक, स्टेट के लिए 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल के लिए 10 करोड़ से ऊपर। और अगर हम और भी पीछे जाएं, 1986 के पुराने एक्ट को देखें तो 1986 एक्ट के समय ये सीमाएं बहुत कम थीं। तब डिस्ट्रिक्ट कमीशन की सीमा सिर्फ 20 लाख रुपए तक थी, स्टेट की 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल कमीशन की 1 करोड़ से ऊपर। इन बदलती सीमाओं से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और उत्पादों की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। सही बात है। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पर नजर डालते हैं जो यूपीएससी 2025 के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर उनके नोडल मिनिस्ट्री को लेकर। टेबल 1 ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के प्रवर्तन से जुड़ा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1 के तहत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के तहत नहीं। ये एक कॉमन मिस्टेक पॉइंट है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में नहीं है। ओके। दूसरा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI। ये कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रावधानों को लागू करता है, यानी तस्करी वगैरह को रोकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आता है। और तीसरा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। इसका काम बहुत आधुनिक है। ये बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके टैक्स ऑफिशियल्स की मदद करता है ताकि बेहतर नीतियां बन सके और टैक्स चोरों को पकड़ा जा सके। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत है। चलिए अब यूपीएससी 2025 के लिए एक और महत्वपूर्ण टेबल 2 देखते हैं, जिसमें कुछ और निकाय और उनकी मिनिस्ट्रीज हैं। इसमें पहला है नेशनल ऑटोमोबाइल बोर्ड, जो देश की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। दूसरा है कोयर बोर्ड। हाँ, कोयर बोर्ड। ये नारियल के जूट से बने उत्पादों को बढ़ावा देता है
और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME के तहत है। और तीसरा, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन। NCTI व्यापार से जुड़ी सूचनाओं का एक केंद्र है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे सोर्स के अनुसार UPSC ने 2025 में इसी टेबल के आधार पर एक प्रश्न पूछा है, जो इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और अंत में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है गांधी पीस प्राइज के बारे में। ये पुरस्कार कौन देता है, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी शांति पुरस्कार के विजेता का चयन एक जूरी करती है और उस जूरी के सदस्य हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता और 2 अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां। ये कॉम्पोजिशन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने लॉ कमीशन से शुरू करके बार काउंसिल्स, CCI, ट्राई, NIC, NHT, होम गार्ड्स और कंज्यूमर कमीशन जैसे कई महत्वपूर्ण निकायों के कार्यप्रणाली को समझा। ये वो संस्थाएं हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती हैं। बिल्कुल। इन निकायों को समझना न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर भारतीय राज्य की मशीनरी को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शासन केवल संवैधानिक ढांचे तक सीमित नहीं है। हाँ। ये विनियमन, कानूनी सुधार और उपभोक्ता संरक्षण जैसी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार फैलता और विकसित होता रहता है। जाते जाते हमारे लिसनर के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। इन सभी निकायों के कामकाज को देखते हुए यह सोचने वाली बात है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी जिसे संसद ने कानून बनाकर स्थापित किया है, और एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी जिसे सरकार ने सिर्फ एक आदेश से बनाया है, इनकी सिफारिशों के वजन और प्रभाव में असल में कितना अंतर होता है और ये अंतर शासन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है।